लेविंसन चैप्टर 59 पार्ट 2 स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनोग्लोबुलिन एंड जीन्स हमने इसको डिस्कस करना है। अब एंटीबॉडी का दूसरा नाम होता है अमीनोग्लोबुलिन। नंबर पे पहली बात याद रखनी कि एंटीजन का दूसरा नाम होता है अमीनोग्लोबुलिन। दूसरी बात ये एक प्रोटीन होती है। नंबर 3 के बी सेल्स जिसको प्रोड्यूस करते हैं क्या एक्टिवेटेड बी सेल जिनको प्लाज्मा सेल्स कहते हैं वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रही होती है। अब एंटीबॉडीज़ की 5 क्लासेस हैं IgG M D एंड E, ये 5 क्लासेस हैं। अब स्ट्रक्चर की तरफ आए तो ये प्रोटीन है, तो इसमें पेप्टाइड चेन्स होती हैं। ये वाई शेप होती है। नंबर 3 4 नंबर 5 पे आपने एक बात है कि मैं पॉइंट्स की शक्ल में बता रहा हूँ, ये आपने याद रखनी है। नंबर 5 में क्या होता है कि इसकी जो होती हैं 4 चेन्स होती हैं। नंबर 6 जो 4 चेन्स होती हैं, 2 चेन्स आइडेंटिकल और दूसरी 2 चेन्स भी आइडेंटिकल होती हैं, लेकिन आपस में दोनों 2 चेन्स डिफरेंट होती हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 4 चेन्स हैं टोटल, उनमें से 2 चेन्स हैवी होंगी, वो दोनों आपस में आइडेंटिकल है, लेकिन बाकी की 2 चेन से डिफरेंट होंगी, और जो बाकी की 2 चेन है वो दोनों लाइट होंगी, वो हैवी चेन से डिफरेंट होंगी। ठीक हो गया। अब जो लाइट चेन होती है इनको लाइट क्यों कहते हैं? 25,000 किलो जो 25,000 इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, जबकि हैवी चेन्स का 50,000 से 75,000 तक होता है। ये स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब जो हैवी चेन्स होती है ना, इसको हैवी इसलिए कहते हैं, बड़ी होती है, इसके 4 सेगमेंट होते हैं। एक होता है वेरिएबल सेगमेंट और 3 होते हैं कॉन्स्टेंट सेगमेंट। इसी तरीके से जो कांस्टेंट सेगमेंट है उसको नॉर्मली सी से डायरेक्ट किया जाता है। अगर हैवी का होगा तो CH लगा देंगे, अगर जो लाइट का होगा CL लगा देंगे, सिंपल। इसी तरीके से जो लाइट चेंज होती है इसके अंदर भी कांस्टेंट और वेरिएबल सेगमेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल सेगमेंट होता है। तो वेरिएबल को अगर हमने जाहिर करना चाहता है V कैपिटल लिखा होता है, इसका मतलब क्या, कोई भी वेरिएबल सेगमेंट है एंटीबॉडी का। अगर मैं L लगा दूँगा इसका मतलब ये वेरिएबल पोर्शन ऑफ द लाइट चेंज है। अगर इसके साथ H लगाता हूँ तो वेरिएबल पोर्शन ऑफ द हैवी चेंज। ठीक हो गया। अब यहाँ पर बात डन होगी। अब होता क्या है कि जो एंटीबॉडी वाई की फॉर्म में होती है ना, तो वाई के 2 विंग्स होते हैं और एक होती है स्टार। जो विंग्स होते हैं अपर पोर्शन इसको कहते हैं। अपर पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडी जो होता है ना, ये मेनली एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है। अब अपर पोर्शन में देखें हम तो क्या आता है, सबसे पहले लाइट चेंज होती है सिर्फ अपर पोर्शन में, नीचे वाले में स्टार में नहीं होती। नंबर 1, अगर इसका मतलब अपर पोर्शन में सिर्फ लाइट चेंज होती है, तो लाइट चेंज में क्या था, एक वेरिएबल पोर्शन था और एक कॉन्स्टेंट पोर्शन था, यानी VL और CL ये आ गए। और मैंने कहा था कि जो हैवी चेंज है इनका स्टार्क सिर्फ नीचे पड़ा होता है, ठीक है, और इनका विंग में अपर पोर्शन थोड़ा सा पड़ा होता है। तो मैंने ये भी बताया था कि जो हैवी चेंज होती हैं ना, इनमें वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन होता है, लेकिन कांस्टेंट रीजन 3 होते हैं, C फॉर कांस्टेंट रीजन और H फॉर हैवी चेंज, और लेकिन हम उसको नंबरिंग कर देते हैं CH1 CH2 CH3। तो इसका मतलब VH तो आना ही आना है और अपर पोर्शन में, क्योंकि वेरिएबल रीजन हमेशा ऊपर ऊपर होता है जहाँ पे एंटीजन ने बाइंड करना हो, जबकि कांस्टेंट रीजन नीचे होता है। तो मैंने कहा था कि जो स्टार्क होता है वाई होता है ना, वाई शेप, इसके जो विंग्स हैं ये सिर्फ एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं, स्टार्क नहीं करता। तो विंग्स में कौन कौन सी चीज़ें आ गई थी, एक तो VL आ गया था, एक क्या आ गया था, CL आ गया था। यानी वेरिएबल रीजन के दोनों पार्ट कांस्टेंट एंड लाइट चेंज के दोनों पार्ट वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जबकि हैवी चेंज का सिर्फ क्या आ गया, एक वेरिएबल पार्ट और 3 डोमेन्स थी इसके पास कांस्टेंट के, उसकी फर्स्ट डोमेन CH1 ये आ गई थी। ठीक है जी। अब वेरिएबल रीजन में 8 से 10 अमीनो एसिड होते हैं और अमीनो एसिड का सीक्वेंस हाईली वेरिएबल है, हर एक एंटीबॉडी से दूसरी पे जाते हैं तो ये सीक्वेंस डिफरेंट होगा। इस हाइपर वेरिएबिलिटी की वजह से क्या होता है कि हर एंटीबॉडी वेरी स्पेसिफिक है। यानी कि मैं कहता हूँ कि 8 अमीनो एसिड है, ठीक है, ABCDEFGH, ये एक एंटीबॉडी में, और हो सकता है अगली में देखूँ IJKLMNO हो उसमें, तो इसका मतलब क्या, दोनों आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती, स्पेसिफिक है। दिस इज स्पेसिफिसिटी। अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टेंट, हमने स्टार्क की, जो स्टार्क वाला नीचे वाला पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड एज द FC पोर्शन, या सिंपली क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट। क्रिस्टलाइजेबल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी ये क्रिस्टलाइज हो सकता है। नंबर 2 ये होता है कि अब एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग फ्रेगमेंट FAB मैंने ऊपर वाला बताया था, उसकी तो चलो अहमियत ये हो गई कि हाइपर वेरिएबल होता है, एंटीजन को स्पेसिफिसिटी देता है एंटीबॉडी को, और एंटीजन के साथ बाइंड करने में हेल्प करता है। तो हम हमारे जहन में अब ये आता है कि जो FCS का तो कोई फ़ायदा नहीं, तो जवाब है नहीं। कंप्लीमेंट सिस्टम के साथ एंटीबॉडी जब भी बाइंड होती है ना, वो टेल से बाइंड होती है, स्टार्क से बाइंड होती है। और दूसरी बात कि होस्ट के साथ सेल के सरफेस पे एंटीबॉडी जब भी BCR है, तो BCR ने सेल सरफेस के ऊपर तो जुड़ना है, तो सेल होस्ट सेल के साथ कैसे जुड़नी है, थ्रू दिस स्टार्क, तो इसकी यह अहमियत हो गई। अब दूसरी बात, इतनी सारी एंटीबॉडीज़ बनती है कि सारी आइडेंटिकल होती है, जवाब है नहीं। अब वो कैसे, मी से याद रखना, ME, IgM और IgE होती है ना, जो इनके जो कॉन्स्टेंट डोमेन है उनकी क्या होती हैं, 4 डोमेन्स होती है। नॉर्मली मैंने कहा था कि एंटीबॉडी की जो हैवी चेंज होती है उसकी 4 डोमेन होती हैं, एक वेरिएबल VH और दूसरा क्या था, 3 कांस्टेंट थी, CH1 CH2 CH3, जिनमें CH1 रोल प्ले कर रहा था इन द FAB। लेकिन अब मैंने कहा कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गई कि IgM और IgE, मी हैज़ 4 निमोनिक से याद रखें, यानी कि IgM और IgE होती है ना, इसकी जो
हैवी चेन होती है इसकी 4 कांस्टेंट में होती है, बाकी IgA और IgG जो होती है इनकी 3 ही होती हैं। बात डन। अब बात कर लेते हैं दूसरी बात। एक तो ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया और दूसरा प्रोडक्शन के सारी एक जैसी एक ही टाइम पे प्रोड्यूस होती हैं, जवाब है नहीं। IgM और IgD जो होती है ना ये पहले प्रोड्यूस होती हैं, ये फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस है, बाकी बाद में प्रोड्यूस होती हैं। अब बात कर लेते हैं लाइट चेन्स की टाइप्स। लाइट चेन 2 तरह की हो सकती है, कैपा या लैम्डा। लेकिन ह्यूमन में जो यूरोग्लोबुलिन पाए जाते हैं उनमें मोस्टली कौन सी होती है, कैपा। और यानी कि ऐसे समझ लें कि अगर 15 एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगे तो उनमें से 10 जो होंगी वो कैपा वाली होंगी और 5 होगी लैम्डा वाली। डन। अब इसके बाद देखते ये हैं कि कैपा और लैम्डा लाइट चेन तो बन गई, फिर कौन सी हैवी चेन्स बनेगी। हैवी चेन्स के साथ जब कैपा और लैम्डा जुड़नी है, क्या एक गिवन एंटीबॉडी के अंदर कैपा और लैम्डा दोनों एट अ टाइम हैवी चेन्स के साथ जुड़ सकती हैं? कि मतलब ऐसे हो कि 2 हैवी चेन्स थी, उनमें से एक कैपा साथ उसके जुड़ गई, एक लैम्डा जुड़ गई दूसरी हैवी चेन्स के साथ। ऐसा जवाब है कभी भी नहीं होगा। होगा क्या कि जो दोनों चेन में से लाइट चेन में से कोई एक सिलेक्ट करेगा बी सेल। लेट्स सपोज एक बी सेल ए है मेरे पास, इसने क्या बनानी है, एंटीबॉडी बनाने जा रहा है। अब इसने कैपा और लैम्डा में से कोई एक सिलेक्ट करना है, जिसको सिलेक्ट करेगा उसका जीन एक्टिव हो जाएगा। लेट्स सपोज इसने कैपा सिलेक्ट कर लिया तो अब लैम्डा नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब 2 हैवी चेन्स के साथ जो 2 लाइट चेन्स बनेगी और दोनों लाइट चेन्स कौन सी होगी, कैपा ही होगी, लैम्डा कभी भी नहीं होगी। हाँ ये हो सकता है कि जब नेक्स्ट टाइम दूसरा सेल है कोई, उसने बनानी, उसने अगर लैम्डा चुन लिया तो उसका के जीन जो होगा सप्रेस हो जाएगा, लैम्डा वाला जीन एक्टिवेट होगा, तो डेफिनेटली उसकी हैवी चेन्स के साथ दोनों लैम्डा ही जुड़ेंगी। एक गिवन क्लास के अंदर कोई एक ही एग्जिस्ट करेगी, कैपा या लैम्डा, दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगी जो कि हैवी चेन्स के साथ जुड़ेंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास 20 सेल हैं तो उनको मैं कैपा और लैम्डा की बेस पे सिर्फ 2 ही कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। जिसका मतलब जितनी भी हमारे पास इतनी टाइप की 10-20 टाइप की एंटीबॉडीज़ पड़ी छोड़ी हैं, लेकिन अगर हम उसको लाइट चेन की बेस पे डिफरेंशिएट करें तो हम सिर्फ 2 ही चीज़ें देख सकेंगे, या तो हमें कैपा वाली एंटीबॉडीज़ मिलेंगी लाइट चेन वाली, या लैम्डा वाली। इसका मतलब एंटीजन को ज़्यादातर डाइवर्सिटी लाइट चेन की वजह से तो नहीं मिलेगी, जो उनकी एक्टिविटी या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी और डाइवर्सिटी वो फिर किस वजह से मिलती है, कांस्टेंट चेन से। उसकी वजह ये कि हर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी के अंदर जो होती है हैवी चेन होती है वो डिफरेंट होती है। हैवी चेन्स 5 तरह की हो सकती है, कैपा म्यू, गैमा, डेल्टा, एप्सिलॉन, अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा लेट्स सपोज एक बी सेल था, अब ये एंटीबॉडी बनाने जा रहा था, इसका जीन एक्सप्रेस हुआ, अब चेन्स बन गई। जो इसने कैपा सेलेक्ट कर ली, लाइट चेन कैपा सेलेक्ट हो गई, अब इसके साथ हैवी चेन नहीं जुड़ रहा। हैवी चेन अगर IG गैमा वाली आ जाएगी तो ये कौन सा बन जाएगा, IgG। अगर इसने कैपा सेलेक्ट की हुई है लाइट चेन, इसके साथ एप्सिलॉन वाली हैवी चेन जुड़ जाएगी तो ये बन जाएगा IgE। तो इसका मतलब कैपा लैम्डा, आप देखिए कैपा सेम ही रखा मैंने, हैवी चेन को चेंज करते गए, एंटीबॉडी की टाइप बदलती जा रही। तो इसका मतलब एंटीबॉडी को डाइवर्सिटी कौन देती है, हैवी चेन, ना कि लाइट चेन। अब डन हो गया। अब हमने डिस्कस ये करना है कि जो एंटीबॉडी है ये बनती है जब, इसका जीन्स जो होते हैं वो कहाँ पे हो सकते हैं। अब इसके 2 तरह के जीन्स होते हैं, जीन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, हैवी चेन जीन और लाइट चेन जीन। ये क्लस्टर्स की शक्ल में होते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये 10 जीन पड़े हैं, इन 10 जीन्स ने जब भी एक्सप्रेस करना तो लाइट चेन 2 एंटीबॉडी बनानी है, एक क्लस्टर बन गया 10 जीन्स का, तो इसको कहते हैं क्लस्टर ऑफ जीन्स फॉर द लाइट चेन। इसी तरह 10-15 जीन्स मेरे पास पड़े हैं, इन जीन्स ने क्या करना, लेट्स सपोज इन्होंने जब एक्सप्रेस करना तो हैवी चेन ऑफ एंटीबॉडी बनी, तो इसको कहते हैं क्लस्टर ऑफ जीन्स फॉर द हैवी चेन। अब सवाल ये पैदा होता है, लाइट चेन वाले जीन्स और हैवी चेन वाले क्या एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं? जवाब है नहीं, डिफरेंट क्रोमोसोम पे मौजूद हैं, अपने अपने लिहाज से एक्सप्रेस करेंगे। उसके बाद से इसका मतलब फिर क्या होगा, हैवी चेन अलग बनेगी, लाइट चेन अलग बनेगी, एक साथ नहीं बनेगी। ठीक है, जब हैवी चेन हैवी चेन जब बन गई और लाइट चेन बन गई, बाद में क्या होगा, डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू इनको क्या कर दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा एक साथ। ठीक है, इनकी फोल्डिंग होगी, फोल्डिंग के बाद इनको एक प्रॉपर शेप मिलेगी, फिर ये टेट्रामेरिक फॉर्म में आएंगी। अब होता क्या है कि जो हैवी चेन्स का जीन होता है ना, मेनली आपको बता दूं ये कि लाइट चेन्स एंड वन इनकोडिंग लैम्डा, अब देखें, मैंने कहा कि अब 3-4 चीज़ें अपने याद रखनी है कि जो हमारे पास होता है ना, जीन्स हमें 3 तरह के हमारे पास होने चाहिए। कैसे, एक जीन ऐसा होना चाहिए जिसने हैवी चेन बनानी, अब हैवी चेन तो डिफरेंट तरह की होती है ना, और एक जीन्स का क्लस्टर ऐसा होना चाहिए जिससे 2 जीन्स के क्लस्टर ऐसे होने चाहिए, एक क्लस्टर टाइप जब एक्सप्रेस करे उससे लाइट चेन तो बने लेकिन कैपा बने, दूसरा जीन जब क्लस्टर एक्सप्रेस करे तो उससे लाइट चेन तो बने लेकिन लैम्डा बने। तो जो कैपा वाला जीन होता है ये होता है क्रोमोसोम नंबर 2 पे, लैम्डा वाला क्रोमोसोम नंबर 2 पे जो क्लस्टर होता है 22 पे होता है, जबकि हैवी चेन्स के सारे जीन्स किस पे होते हैं, 14 के ऊपर होते हैं। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि जब भी
लेट्स सपोज एंटीबॉडी एक सेल बनाने जा रहा है, जब बनाने जाएगा तो क्या होगा कि इसके जो लाइट चेन के जीन्स पड़े हुए हैं, किस पे पड़े हुए हैं, लेट्स सपोज क्रोमोसोम नंबर 22 पे पड़े हुए हैं। इसने अब सेलेक्ट किया है कि ये लैम्डा टाइप की लाइट चेन बनाएगा, तो वो आपस में जो अब उसके जीन्स इतने सारे पड़े ना, 10 जीन्स पड़े हैं लैम्डा चेन बनाने के लिए, वो जीन्स आपस में शफल होंगे, उनकी रिकम्बिनेशन होगी। और इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 14 पे हैवी चेन्स का जीन पड़ा था, ठीक है। अब वो जीन्स आपस में शफल होंगे, तो उससे शफलिंग के बाद फाइनल प्रोडक्ट तो बनेगी, वो डिसाइड करेगी कि गैमा है, म्यू है, क्या है, कौन सी हैवी चेन प्रोड्यूस करनी है इसने। फिर जब ये दोनों चेन्स बन जाएंगी, पेप्टाइड बन जाएंगे, इनको जोड़ दिया जाएगा। अब होता क्या है कि इसका मतलब जीन्स ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन वो रिकम्बिनेशन शो करते हैं। रिकम्बिनेशन कैसे होता है कि यानी इनकी कटिंग होती है, ठीक है, री अरेंजमेंट होती है, और ये कैसे होती है, रैग 1 और रैग 2 जिनको कलेक्टिवली कहते हैं रिकम्बिनेसिस के थ्रू होती है। अब जो हमारे पास होती है ना, सबसे पहले रिकम्बिनेशन में एंटीबॉडी का कौन सा फ्रेगमेंट है जिसकी पहले रिकम्बिनेशन होती है, VH और VL, क्योंकि मेनली हाइपर वेरिएबल ये होता है कि हमने अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज लानी, कॉन्स्टेंट चेंज तो तकरीबन हर पूरी क्लास के अंदर तकरीबन सेम होती है गिवन क्लास के अंदर, लेकिन जो है लेट्स सपोज कॉन्स्टेंट चेन ने डिसाइड कर दिया कि ये एंटीबॉडी है बैक्टीरिया के खिलाफ, ठीक है। लेकिन अब बैक्टीरिया तो इतनी तरह के स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस है, ठीक है, उसके बाद स्पाइरोचीट्स हैं। अब इनके खिलाफ हर जो स्पेसिफिसिटी दे रही है एंटीबॉडी को कि ये स्पाइरोचीट के खिलाफ है, ये स्ट्रेप्टोकोकस के खिलाफ है, ये स्टेफाइलोकोकस के खिलाफ है, ये डिसाइड करता है चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। वो अमाइनो एसिड जो पड़े कहाँ पे होते हैं, इन द वेरिएबल रीजन, या सिंपली कहाँ पे पड़े होते हैं, एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट के अंदर। तो इसका मतलब जो होता है VL और VH ये पहले रिकम्बिनाइड होते हैं, ये आपने बात याद रखनी, वाइवा क्वेश्चन है। अब VH जो होता है क्योंकि वेरिएबल रीजन ऑफ द हैवी चेन होता है, ठीक है, ये पहले बनेगा, इसको कांस्टेंट वाले रीजन के साथ जोड़ना है। तो इसका मतलब क्या चाहिए, इसके जीन चाहिए और ऐसा जीन चाहिए जो कि ऐसी प्रोडक्ट बनाए जो आके क्या करे कि जो वेरिएबल रीजन ऑफ द कांस्टेंट हैवी चेन है उसको कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन के साथ जोड़े। तो इसके 3 सेगमेंट होते हैं। अब याद रखें कि हैवी चेन बड़ी होती है ना, नाम याद रखें। तो हैवी चेन का जो जीन होता है इसके वेरिएबल रीजन के लिए जो उसके 3 फ्रेगमेंट होते हैं, V, J और D। अब ये 3 फ्रेगमेंट है, ये कैसे सिलेक्ट होते हैं कि असल में लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एंटीबॉडी बनने जा रही है, ठीक है। अब एंटीबॉडी के जो है कांस्टेंट चेन बनेगी और लाइट चेन बनेगी। पहले डिस्कस करते हैं लाइट चेन, कांस्टेंट चेन और हैवी चेन। अब हैवी चेन्स का भी पोर्शन बनेगा कांस्टेंट और फिर हैवी बनेगा वेरिएबल। अब वेरिएबल पोर्शन जब बनने जा रहा है ना हैवी चेन का, तो इसके अंदर इसके जो जीन्स पड़े हुए हैं ना वो 3 हैं, 3 के ग्रुप्स पड़े हुए हैं। एक ग्रुप पड़ा हुआ है V जीन्स, 10 जीन्स V जीन पड़े हुए हैं। इसी 10 या ऐसे समझिए 100 V जीन्स पड़े हुए हैं। इसी तरह 100 जीन्स हमारे पास पड़े हुए हैं J जीन और 100 पड़े हुए हैं D जीन्स। इनमें से कोई एक जीन भी जब एक्सप्रेस करेगा तो एक V बनाएगा, दूसरा जीन क्या होगा, प्रोडक्ट J, तीसरा जीन D। इन तीनों की प्रोडक्ट मिलेगी जब, तो अल्टीमेटली एक वेरिएबल पोर्शन ऑफ द हैवी चेन हमारे पास प्रोड्यूस होगा। लेकिन एक वेरिएबल पोर्शन प्रोड्यूस करने के लिए तीनों जीन्स का एक एक फ्रेगमेंट चाहिए, हमें सारे फ्रेगमेंट नहीं चाहिए। तो हम कोई एक सेलेक्टिव फ्रेगमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। V कैसे सेलेक्ट करेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे 1 से 45 पुलिस पे जाके रुकेंगे, वहाँ पे जो जीन का सेगमेंट होगा उसे उठा लेंगे, 45 में से एक V फ्रेगमेंट। इसी तरह 20 स्टार्ट करेंगे 0 से, 23 पे जाके जो 23वां सेगमेंट होगा ना उसको उठा लेंगे, यानी 23 में से कोई एक जे जीन का फ्रेगमेंट और फिर 6 में से एक D जीन का फ्रेगमेंट, इनको जोड़ा। अब हमारे पास V, J, D और ये तो काफ़ी सारे पड़े थे, लेकिन हमने उनमें से एक फ्रेगमेंट सेलेक्ट किया और जब वो तीनों एक्सप्रेस किए कलेक्टिवली तो एक वेरिएबल पोर्शन ऑफ द हैवी चेन प्रोड्यूस हो गया। फिर जॉइनिंग फ्रेगमेंट ने इसको जोड़ दिया कांस्टेंट चेन के साथ, तो एक हैवी चेन प्रोड्यूस हो गई। लाइट चेन्स के लिए इस तरह होता है, याद रखना है कि लाइट चेन का जो वेरिएबल पोर्शन होता है ना VL, क्योंकि ये छोटी होती है लाइट चेन, तो इसके जीन्स में D नहीं होता, ये बात याद रखनी है। तो अभी तक इम्यूनोग्लोबुलिन की बात की कि जो हैवी चेन होती हैं और लाइट चेन में क्या फ़र्क होता है। हैवी चेन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट कम। हैवी चेन्स जो होती हैं इसमें कांस्टेंट डोमेन ज़्यादा होती है, लाइट चेन में कांस्टेंट डोमेन कम होती है, ठीक है। हैवी चेन का जो वेरिएबल फ्रेगमेंट है इसके जीन्स के 3 कंपोनेंट होते हैं, जबकि जो लाइट चेन होती है उसके वेरिएबल जो फ्रेगमेंट होता है ना वेरिएबल पोर्शन, उसके जीन्स में 2 फ्रेगमेंट होते हैं, 3 नहीं होते, D एब्सेंट होता है। तो ये 3-4 डिफरेंसेस बता दिए। अब क्या होगा, इसमें भी इसी तरह सेलेक्टिव पोर्शन V, J के सिलेक्ट किए जाएंगे, वो बन जाएंगे। अब बाद में क्या होगा, अब हमने V जो है वो भी बना ली, लाइट चेन भी बना ली और हैवी चेन भी बना ली। इनको फिर डाइसल्फाइड ब्रिजेस से बाइंडिंग कर दी जाएगी इनकी। जब ये बाइंडिंग हो जाएगी
तो एक प्रॉपर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बन गया जो कि प्रॉपरली फंक्शन करती होगी।